नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल हिंदी लिटरेचर फॉर यूपीएससी में। तो आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं हिंदी भाषा जो है उसके दो रूपों को हमको देखना है। ठीक है, तो जो पहला है वो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। इसका कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो हमारी हिंदी है वो राष्ट्रभाषा के रूप में जो उसका विकास हुआ है, या स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो हिंदी हमारी प्रयोग की गई थी उसके रूप को हमको देखना है। और दूसरा, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो इसका मतलब है कि भारतीय संघ की राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का विकास। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये दोनों आपके पेपर 1 पार्ट 1, ठीक है, इसके अंतर्गत यूपीएससी ने निर्धारित किए हैं। तो हमको आज इसको समझना है। ठीक है, कौन कौन सा है? पहला है स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में राष्ट्रभाषा हिंदी, और भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम समझेंगे राजभाषा हिंदी को। ठीक है, राजभाषा हिंदी। तो राजभाषा का एक तात्पर्य समझिए पहले आप, या राजभाषा का शाब्दिक अर्थ समझिए। हम अगर हिंदी की बात करते हैं तो जो हमारी हिंदी है वो राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 अर्थात 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत, संविधान सभा ने स्वीकृत किया था। इसीलिए आज भी हम हिंदी दिवस 14 सितंबर के रूप में मनाते हैं। तो राजभाषा, देखिए इसके शाब्दिक अर्थ से समझिए। राज अर्थात राज्य, तो राज्य अर्थात सरकार द्वारा प्राधिकृत वो भाषा जिसका प्रयोग प्रशासन, सरकारी कामकाज, संसद, राज्य विधानमंडल और न्यायिक कार्यों में हो। तो राज्य की वो भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज हो, हमारी संसद हो, हमारे न्यायिक कार्य हो, या राज्य विधानमंडल हो, यहाँ पर इसका प्रयोग हो वो भाषा। तो वो भाषा के रूप में कौन सी भाषा हमारी उपयोग होती है? हिंदी। तो देखिए पूछा जाएगा, आपका यूपीएससी का टॉपिक है भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। उससे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी होगा कि राजभाषा क्या होती है। किसी भी राज्य की, जरूरी नहीं भारत के संदर्भ में हम बात करें, हम किसी भी देश की राजभाषा के रूप में बात कर सकते हैं। ठीक, राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। देखिए देयर इज ए बिग डिफरेंस। दो भाषा, और भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय भाषा, एक होता है राजभाषा, ठीक, या राजकीय भाषा। तो होता क्या है कि जो राष्ट्रभाषा होती है वो होती है नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि ऑफिशियल वर्क के तौर पर या सरकारी कामकाज, संसद, इन कार्यों में वो उस भाषा का उपयोग हो, तो वो हमारी हो जाती है राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में प्रयोग होती है, और अंग्रेजी भी होती है। ठीक, पहली भाषा जो राजभाषा है हमारे देश की वो है हिंदी, और उप राजभाषा हमारी है अंग्रेजी। ठीक है, तभी आपने देखिए किसी भी प्रावधान को देखिए, या सरकारी कामकाज जो कुछ भी होती है आपका हिंदी में होता है और अंग्रेजी में होता है। तो जो ये चीजें होती हैं, तो पहली भाषा हमारी होगी हिंदी राजभाषा, और दूसरी होगी हमारी अंग्रेजी उपराजभाषा। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले राजभाषा शब्द का प्रयोग नहीं था। देखिए बात क्या है कि उससे पहले अंग्रेजी यूज होती थी, ब्रिटिश लैंग्वेज। वो तो जब सीधी सी बात है, अगर हम नॉर्मल सी बात कहते हैं स्वतंत्रता के बाद, क्यों? रीजन इसी वजह से आ जाता है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, स्वाधीनता के समय पे अंग्रेजी शासन है, तो उनके सारे काम जो होंगे अंग्रेजी भाषा में होंगे। तो जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस समय की वो राजभाषा थी। और उसके बाद जब हमें स्वाधीनता प्राप्त हो गई, तो भाई सीधी सी बात है कि हमको भी तो एक अपनी एक ऐसी भाषा चाहिए जिसमें हम अपने सरकारी कामकाज और अन्य कार्यों को क्रियान्वित कर सकें। तो उस समय पे उभर के भाषा आई वो थी हिंदी। तो हिंदी को राजभाषा के तौर पे स्वीकृत संविधान सभा ने किया था। वो डेट थी 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये थी हमारी राजभाषा। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा के लिए। तो अब राष्ट्रभाषा, देखिए अब शाब्दिक अर्थ समझिए। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा अर्थात जो राष्ट्र की भाषा हो। राष्ट्र की, देखिए किसी भी राष्ट्र की वो भाषा
जो वहां की जनसंख्या का अधिकांश प्रतिशत बोलता हो या बोलने में सहजता महसूस करता हो। मतलब कोई भी भाषा ऐसी ले लीजिए, आप भारत को ले लीजिए, आप पाकिस्तान को ले लीजिए, आप बांग्लादेश को ले लीजिए, आप श्रीलंका को ले लीजिए, आप रूस को ले लीजिए, आप यूक्रेन को ले लीजिए। हर एक राष्ट्र में एक ऐसी भाषा जरूर होती है जिस भाषा को वहां की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोला जाता हो, और वही भाषा सबसे ज्यादा बोली जा सकेगी जिसको बोलने में वहां की जनसंख्या सहजता महसूस करती हो। तो अब बात हम करते हैं, अगर हिंदी की भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे हम, तो जो राष्ट्रभाषा, इसका शाब्दिक अर्थ नेशनल लैंग्वेज। लेकिन नेशनल लैंग्वेज शाब्दिक अर्थ क्या होगा? राष्ट्र की भाषा, वही हो गया भाई राष्ट्रभाषा। तो जनसंख्या की अधिकतम संख्या द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। हम यहाँ पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पे अभी नहीं बोल रहे हैं, और कोई इस बात को गलत मत लीजिएगा कि हिंदी को आप राष्ट्रभाषा नहीं बोल रहे, हमारी राष्ट्रभाषा। देखिए, राष्ट्र में और भी अन्य भाषाएं हैं। हमारा जो भारत देश है वो बहुभाषा देश है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक। अगर हम मातृभाषा मतलब मदर टंग की भी बात करते हैं ना भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो 121 का आंकड़ा है 2011 की जनगणना के हिसाब से, कि यहाँ पर 121 मातृभाषाओं को स्वीकृत किया गया है, ठीक। अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को भारत की भाषाएं रूप में स्वीकृत किया गया है। उसमें हिंदी भी एक है और भी भाषा है, ठीक है। तो इस बात को गलत मत लीजिएगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बोल रहे, हम तो हिंदी भाषी हैं। हिंदी राजभाषा है हमारी। जब तक ऊपर से स्वीकृत नहीं मिलती तब तक किसी भी भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा नहीं कह सकते, ठीक। अब अगर हम अपने पड़ोसी देशों को ले लेते हैं जहां पर स्वीकृत है राष्ट्रभाषा, और यह भी हो सकता है कि राष्ट्रभाषा राजभाषा एक ही है। बहुत से देशों में राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही तौर पर यूज होती है, वही उनकी राष्ट्रभाषा है, वही उनकी राजभाषा भी है, ठीक है। तो जैसे बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की भाषा बांग्ला है, ये उसकी राष्ट्रीय भाषा है। अगर एक डेटा कहता है कि उसकी 98% जनसंख्या जो है वो इस प्रथम भाषा के रूप में इसको यूज करती है, बोलती है, ठीक है, बांग्ला को। तो बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय भाषा है बांग्ला है। पाकिस्तान की जो भाषा है वो उर्दू है। इंग्लैंड की इंग्लिश हो जाती है, नेपाल की नेपाली हो जाती है। ऐसी और भी देश हैं जिनकी राष्ट्रीय भाषाएं होती हैं, ठीक है। तो इन देशों ने राष्ट्रीय भाषाओं को स्वीकृति दे दी, परंतु अगर हम भारत देश की बात करते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी भी किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं, राष्ट्रीय भाषा नहीं बोल सकते, परंतु राष्ट्रीय भाषाएं हम बोल सकते हैं। राष्ट्रीय भाषाएं जो सारी भाषाएं मिलके, क्योंकि ये देखिए भारत हमारा बहुभाषाविद है, तो जब बहुत सारी भाषाएं बोली जाएंगी तो होगा क्या कि अगर हम किसी भी एक भाषा को राष्ट्र की भाषा स्वीकृति दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, अन्य भाषाएं क्या, अन्य भाषाओं के बारे में यही दूसरी भाषा बोलने वालों को यही लगेगा कि भाई यही भाषा क्यों। नॉर्मल सी बात है, अगर हम हिंदी को भाषा चलिए राष्ट्रीय भाषा मान लेते हैं तो तमिल, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, मराठी, गुजराती जो अन्य भाषाएं हैं इनको बोलने वालों के भी मन में यही है भाई यही क्यों, हमारी भाषा भी तो स्वीकृति की जा सकती थी, उसको तो राष्ट्र की भाषा बोली जा सकती थी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये रीजन होता है जहां पर जिस जगह पे, जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में अगर ज्यादा जनसंख्या बोलती होगी भाषाओं को अलग अलग, जितनी ज्यादा भाषा उपस्थित होंगी वहां पर किसी एक भाषा को राष्ट्र की भाषा बनाने में आपको कठिनाई होगी ही होगी। राजभाषा स्वीकृति की जा सकती है। अब राजभाषा के परिप्रेक्ष्य में भी दो बातें आती हैं कि राजभाषा अगर केंद्रीय स्तर पर है तो वो हिंदी है, और फिर राज्यों को ये छूट दी गई है कि वो अपने अपने स्तर पर अपने यहाँ की भाषाओं को या उपभाषाओं को, बोलियों को अपने यहाँ की राजभाषाएं बना सकते हैं। जैसे गुजरात की गुजराती है, पंजाब में पंजाबी है ना, तो वो वहाँ की राजभाषा है। और अगर हम केंद्रीय स्तर पे बात करते हैं तो भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो ये कह रहा है भारत की बताइए राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा तो आपको समझ में आ गई, परंतु भारत की राष्ट्रभाषा, तो इसका अर्थ सीधा सीधा यही निकल के आता है कि अभी भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक। भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं, भाषा नहीं भाषाएं।
भाषाएं में वही सब आ जाएगी। कौन कौन सी? जो 22 भाषाओं को स्वीकृति देके 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया कि भारत की भाषा है। ऐसा नहीं कि बाकी जो बची भाषाएं, जो 22 भाषाओं को जोड़ा गया उसके बाद बची हुई भाषाएं वो भाषाएं नहीं भारत की, वह भी है, मांग की भी जा रही है और भाषाओं को जोड़ने के लिए, ठीक है। परंतु हर चीज समय के हिसाब से होती है, और भाषाएं जोड़ेंगी जिस हिसाब से हमारे यहाँ लगभग 2011 का जनगणना कहता है कि भारत में 121 मातृभाषाएं हैं। मातृभाषाएं मतलब मदर टंग। मदर टंग मतलब जो बच्चा भाषा अपनी माँ से सीखता है सबसे पहले, ठीक है, तो वो मातृभाषा 121 लगभग है। और अभी तक 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। तो धीरे धीरे जुड़ेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ेंगी, जुड़ेंगी, समय लगेगा, समय के साथ और भाषाएं जुड़ेंगी, बढ़ती जाएगी, तो वो सब कहलाएंगे भारत की राष्ट्रभाषा है, ठीक है। सीधी सी बात है, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, तो वही हिंद है हमारा। हर चीज में विविधता है। भारत विविधताओं का देश है। जब जहाँ जितनी विविधताएं, सांस्कृतिक विविधताएं होंगी, वहां पर भाषाओं में विविधता होना लाजमी है, ठीक। हिंदी भाषा दो परिप्रेक्ष्य में, ठीक, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। अब यूपीएससी ने देखिए सिलेबस में क्या दिया है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो हिंदी भाषा एक राष्ट्रभाषा के रूप में, वहां राष्ट्रभाषा के रूप में यूज हुई है, उपयोग हुई है आपकी, ठीक है। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान क्यों? क्योंकि हमको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था, तो हमें एकजुट होने के लिए एक केंद्र बनाने की जरूरत थी, ताकि हम पूरा फोकस्ड होके एक लड़ाई से लड़ सके। तो उसके लिए एक ऐसी भाषा चाहिए थी जो हर क्षेत्रों में चल सके। हम अपने जन प्रचार, गांधी जी हमारे मान लीजिए हर राज्यों में अलग अलग में रैलियां करने जा रहे हैं, तो कोई तो एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो वहाँ के जन को समझ में आए। भाई अंग्रेजी तो हर किसी की समझ की बात नहीं थी, और मैं तो अंग्रेजी को बुरा मत मानिए, भाषा नहीं मानता, एक स्किल है वो तो, ठीक है। तब भी स्किल थी, आज भी अंग्रेजी बोलना एक स्किल है। अंग्रेजी भाषा मेरे हिसाब से तो मैं नहीं मानता हूँ, मानने वाले मानते होंगे, ठीक। तो क्या है, तो अंग्रेजी भाषा उस समय आप सोच भी नहीं सकते। तो उस समय के दौर के लिए एक ऐसी भाषा, तो हिंदी ने एक ब्रिज का मतलब एक पुल का काम किया। गुजरात में है तो भी आप हिंदी भाषा दे सकते हैं, आप राजस्थान में गए राजस्थान में दे सकते हैं, आप नीचे केरल में गए केरल में भी दे सकते हैं, तमिल में गए तमिल में भी दे सकते हैं। तो वहाँ एक हिंदी ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान एक संपर्क भाषा के तौर पे एक मजबूत पुल का काम किया, जिसका उपयोग जो है हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वाधीनता हीरो लोगों ने किसमें यूज़ किया, उसका उपयोग किया है भारत को आज़ादी दिलाने में, ठीक। तो जरा एक निगाह हम इस पे मारते हैं, राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में तात्विक भेद, तत्वों के आधार पर भी इन दोनों भाषाओं में कुछ भेद आते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए कुछ राज्यों की अगर बात, कुछ राज्य मतलब यहाँ पर मैं देश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस देशों की अगर हम बात करते हैं, कुछ देशों में तो राजभाषा राष्ट्रभाषा एक होती है, परंतु उन देशों की बात करते हैं जहाँ नहीं है। जैसे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो क्या राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कुछ भिन्नताएं पाई जा सकती हैं? तो भाई बिल्कुल पाई जा सकती हैं। किस आधार पर पाई जा सकती हैं, जरा देखिए। पहला तो भाई शाब्दिक अर्थ के आधार पर, राजभाषा राज्य की सरकारी कामकाज के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा। राष्ट्रभाषा जनसंख्या द्वारा, अधिकतम जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्र की भाषा, जिसको बोलने में सहजता महसूस हो, ठीक। उसके बाद विदेशी भाषा राजभाषा हो सकती है परंतु राष्ट्रभाषा नहीं। भारत के परिप्रेक्ष्य में फिर ये बात एक पॉइंट है, विदेशी भाषा राजभाषा तो हो सकती है, जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी उपराजभाषा, परंतु भाषा तो है ना। अंग्रेजी हमारी उपभाषा है, उपराजभाषा तो राजभाषा है, परंतु राष्ट्रभाषा वो नहीं हो सकती। लेकिन यदि उस वही जनसंख्या, उस देश की जनसंख्या, या एक दिन ऐसा हो हमारे भारत में सभी लोग इंग्लिश ही बोलने लगे, भाई अंग्रेजी सब बोलने लगे, अंग्रेजी के अलावा किसी को कुछ आता ही ना हो, भाई सब अंग्रेजी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग अगर जिस दिन अंग्रेजी को हमारी पहली भाषा के रूप में उपयोग करने लगेगा, पहली भाषा के रूप में प्रयोग करेगा, उसी दिन हमारी जो अंग्रेजी हो सकता है वो भी राष्ट्रभाषा बनने की सीरीज में आ जाएगी, है ना। परंतु अभी तो ऐसा नहीं है, हम आज के वर्तमान के हिसाब से बात करेंगे। तो क्या है कि कोई भी विदेशी भाषा राजभाषा हो सकती है परंतु राष्ट्रभाषा नहीं। क्यों राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती वो आपको बता दी है, क्योंकि सीधी सी बात है, जनसंख्या वही भाषा को बोलती है जो उसको बोलने में सहजता होती है, ठीक है। तो जो भाषा सहज होगी उसको बोलेगी। तो विदेशी भाषा को सीखने में समय लगता है,
शब्दावली होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए उनको समझना आसान नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट, सरकारी आदेश से राजभाषा को बदलना संभव परंतु राष्ट्रभाषा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, बात आती है राजभाषा की। कल हमारे देश में अगर ये चीज़ सुबह उठते फैल जाए कि भाई अंग्रेजी जो है वो राजभाषा नहीं रहेगी, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है, ये चीज़ संभव है कि अंग्रेजी को राजभाषा के तौर से हटाया जा सकता है या हिंदी को भी हटाया जा सकता है कि चलिए हिंदी को राजभाषा हिंदी नहीं रहेगी, कोई दूसरी भाषा को उठा के मराठी को डाल दिया, गुजराती को डाल दिया, तमिल को डाल दिया, भारत की अन्य भाषाओं में से किसी एक भाषा को उठा के डाल दिया, तो ये तो संभव है कि सरकारी एक आदेश आ जाएगा, उससे भाषा हमारी राजभाषा चेंज हो जाएगी। परंतु अगर राष्ट्रभाषा के तौर पर अगर बात किया जाए कि आपको लगता है कि आदेश सरकार जारी कर दे, कल से कोई नहीं बोलोगे हिंदी, तो ऐसा हो जाएगा मैं सुबह